शहरी कायद में किसी सियासी लीडर का जलसा था, जहां पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर रखी थी। सिक्योरिटी के इस इंतजाम में एएसपी आहिल का भी एक अहम किरदार था। चूंकि जलसा रात 3 साढ़े 3 तक चलता रहा था, तो वो तकरीबन फजर के वक्त ही फारिग हुआ था। अभी भी उसे थाने का एक चक्कर लगाना था। सुनसान सड़क, आसपास रेगिस्तानी पौधे उगे हुए थे, झाड़ियां, ऊंची नीची पगडंडियां। वो इतनी थकन के बावजूद पिछले 1 घंटे से ड्राइव कर रहा था। सड़क सीधी और काफी तवील थी। जब उसे दूर से ही एक जीप के पास एक गोरा, ऊंचा, लंबा नौजवान ग्रे शर्ट और सफेद जीन्स में खड़ा नजर आया। उसकी जीप जैसे ही उसके पास से गुजरी, उससे रुकने का इशारा किया। वो पुलिस में था, ट्रेनिंग भी अच्छी थी, खतरों से खेलना भी जानता था, गन भी थी और अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद भी। उस एतमाद के बिना पर वो जीप रोक चुका था। अस्सलाम वालेकुम सर। नीली आंखों वाला शख्स उसकी जानिब झुकते मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला। वालेकुम सलाम। एहल ने शेड्स उतारते कहा, अलबत्ता एक हाथ ऐसे ही स्टीयरिंग पर धरा था, जिससे पहनी रिस्ट वॉच 5 20 बजा रही थी। सर, आपकी थोड़ी मदद दरकार थी, अगर आपको ज़हमत ना हो तो। डेक ने थोड़ी बुलंद आवाज में कहा। जी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? आहिल के दिमाग में अभी भी डेक को लेकर खतरे के सायरन बज रहे थे। सर, मेरी जीप खराब हो गई है। उसमें चंद कार्टन के डब्बे हैं। अगर वो आपकी जीप में मुंतकिल कर दूँ तो लोड कम होने से शायद ये स्टार्ट हो जाए। मुझे बहुत दूर तक सफ़र करना है। अगर आप मदद कर देंगे तो एहसान होगा आपका। वो मुसलसल मुस्कुराते हुए बोल रहा था। प्लीज़ सर। उससे आहिल को सोच में गरक देखते कहा। ओके, बट ज़रा जल्दी करना। वो बाहर निकलते कह रहा था, मुकम्मल पुलिस वर्दी में मलबूस, वो काफी थका थका नजर आ रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। डेक के बेइंतहा ममनूनियत से कहने पर वो मुस्कुराया था, फिर उससे कंधे पर हाथ रखते कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी अवाम की खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। दोनों का अंदाज ऐसा था कि अगर कोई उनकी बातचीत ना सुने तो उनको दोस्त से आश ना समझे। डेक ने ब्लैक चमचमाती रेंगलर का दरवाज़ा खोला। अंदर ब्लैक कवर सीट पर पड़े कार्टन में से एक उसको पकड़ाया। ये ले, ज़्यादा वज़ी तो नहीं है? डेक ने पूछा। भाई, पुलिस वालों से ऐसे सवाल पूछते शर्म आनी चाहिए। बड़े सख्त जान हैं हम। एक और रख दो इसके ऊपर। डेक भी उसकी बात पर कहका लगाए बगैर न रह सका, फिर एक और डब्बा भी रख दिया। खुद भी एक एक करके आहिल की जीप में मुंतकिल करने लगा। दोनों ने मिलकर रेंगलर को खाली कर दिया, जबकि आहिल की जीप भर चुकी थी। आह, है क्या इसमें? आहिल ने आखिरी 2 कार्टन रखते फूलते सांसों से दरियाफ्त करते हाथ झाड़े। हवा के तेज झोंके दोनों नफोस से टकराते गुजर रहे थे। रेत भी उड़ने लगी। खुद ही देख लें। डेक मुस्कुराया। आहिल ने जीप के किनारे घुटना मोड़ के टिकाते उस पर कर्टन रखकर रस्सी का एक कोना खींचा। कार्टन खुल गया। एक गत्ते के टुकड़े को हटाया तो उसकी आंखें फट पड़ी। अंदर असला था, भारी राइफल्स, लातादात बुलेट्स भी थी। मतलब उसका दिमाग सही साइन दे रहा था। क्या हुआ एएसपी आहिल? डेक ने अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल लहराते उसकी जीप के आखिरी सिरे पर उछलकर बैठे टांग लटकाते पूछा। यकायक भारी बूटों की आवाज़ करीब आने लगी। आहिल ने मुड़कर देखा। स्याह लिबास से मौजूद चेहरे ठगे 15 16 अफराद, लंबे कदो कामत के मालिक, भारी राइफल्स हाथों में, दस्ताने। आहिल ने जेब खंगाली। गन गायब थी। मोबाइल जीप में आगे बढ़ा था। यकीनन वो भी अब वहां नहीं होगा। वो बहुत बुरा फंस चुका था। ताकत और अकल दोनों में से एक का इस्तेमाल उसने किया और एक का डेक ने। देखो यार, कितने अच्छे लग रहे हो तुम इस वीडियो में। डेक ने टैब उसके सामने किया, जो अभी उसके इशारे पर आम लिबास से मौजूद एक शख्स ने उसे थमाया था। वीडियो में आवाज़ गायब थी। आहिल ने मुस्कुराते हुए डेक से हाथ मिलाया। दोनों ने चंद बातें की और वो नीचे उतरा और डेक के पास खड़ी ब्लैक जीप में से कार्टन निकालने लगा। साथ में दोनों ने किसी बात पर खैखा भी लगाया था। दोनों ने मिलकर तमाम डब्बे आहिल की जेब में मुंतकिल किए। फिर हंसते हुए टेक ने उससे कुछ कहा और आहिल ने कार्टन खोला। वहाँ कैमरे में बहुत जूम करके अस्सा दिखाया गया। आहिल के चेहरे के तासुरात कैमरे ने कैच नहीं किए थे। साफ लग रहा था कि सब आहिल की मर्जी से हो रहा है और वो भी इसमें शामिल है। एएसपी आहिल ने असला मुंतकिल करने में हमारी मदद करके खुद को अवाम का सच्चा खिदमत गुजार साबित कर दिया। वाह, क्या हेडलाइन है। डेक का कहकर सुनसान सड़क पर खूनशा वापस पलटा था। ओ माय गॉड एएसपी साहब का चेहरा तो लाल टमाटर हो गया। क्या हुआ, हेडलाइन पसंद नहीं आई क्या? डेक ने मसूई हैरत लहजे में सुमोते का पूछा। शट अप। इस सब का क्या मतलब है? क्यों किया तुमने ये सब? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? आहिल दबे दबे लहजे में घुर्राया। दुश्मनी?
मैं तो उसी का हाथ बढ़ाने आया हूँ। डेक ने आगे को झुकते पिस्टल घुमा दिखाओ। बात को घुमाओ नहीं। आखिल सबसे सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ टपटने के अंदाज से बोला। सब बताते हैं यार, गुस्सा क्यों होते हो? कुछ हाथे तवाज़ा तो बनती है न तुम्हारी। इससे पहले कि आखिल उसकी बात पर कोई रद्द अमल जाहिर करता, उसके इशारे पर दो गनमैन उसके घुटने पर रखे कार्टन को उठाकर वापस जीप में डालते उसे डेक की वेंटिलेटर में धकेल चुके थे। आहिल को पहली बार एहसास हुआ था कि वो जिस महकमे से मुंसलिक है वो बच्चों का खेल नहीं, एक छोटी सी बेवकूफ़ी के बिना पर वो ना जाने किस मुसीबत से दो चार होने वाला था। बाकी तमाम गाड़ियां भी असले से लेस अफराज से भर चुकी थीं। आगे पीछे सेध में चलती वो सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आहिल की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध दी गई थी। आपी, ये साथ वाले घर में तो हर वक्त इतनी खामोशी छाई रहती है कि मुझे गुमान गुजरता है जैसे कोई भी ना रहता हो वहाँ। नीलम ने किचन में रखे फ्रिज से फलों की टोकरी निकाल के कहा। दो बंदे तो हैं, वो भी जवान समझदार, बच्चे थोड़ी ना हैं जिनकी रोने की आवाज़ से आए। साइका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे ये बताओ तुम्हें इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है नए किराएदारों के बारे में? साइका ने अब्रू उचकाते पूछा। आपकी गलत ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं, उसे नाक से मक्खी उड़ाते कहा। ओहो, अभी फल क्यों काट रही हो? बस बन गया पुलाव, रायता भी बना लिया है, तुम सलाद बना दो, बस मैं खाना लगाती हूँ। साइका ने उसे सेब काटते टोका था। अरे साइका, मेरे बच्चे कितना वक्त लगेगा, बच्चे बेचारे भूखे बैठे होंगे, कहा भी था मैंने कि जल्दी हाथ चला है। दादो लाठी घसीटते किचन में दाखिल होते ही शुरू हो चुकी थी। दादो बस बन गया है। साइका ने दम पर रखे पुलाव के नीचे आंच और कम कर दी। कौन से बच्चे दादो? ये नीलम अपराध थी। तुझसे मतलब? दादो ना जाने उससे अब किस बात पर खफा थी। दादो, नीलम चीखी। चुप कर, दादो ने छिड़का। मैं नहीं बना रही कोई सलाद। वो पैर पटकती ये जा वो जा। ये सिखाया है तूने और इब्राहिम ने इसे, जाएगी अगले घर तो नाक कटवाएगी। दादो हाथ हिला हिलाकर जज्बाती अंदाज से गोया हुई। नाक ही नहीं, आपके हाथ पैर कान सब कटवाऊंगी अगले पिछले घर जाकर। वो दादू को चिढ़ाने के लिए बा आवाज से बुलंद ड्राइंग रूम से ही चीखी थी। कम वक्त आ गया है दम कि परसों आएगा। जी जी बस हो गया दादू। निकाल दे एक डब्बे में। दादू ने हुक्म दिया और फिर बाहर निकल गई। घंटी की आवाज़ से उसी वक्त आने लगी। बेटा, बड़ी जहमत दी तुम्हें। दादू ने टाइगर के हाथ से खाकी रंग का लिफाफा जिसमें उनकी दवाइयाँ थी थामते कहा। नहीं दादो, ऐसी कोई बात नहीं, बस अंकल जल्दी में थे तो मैंने कहा कि मैं ला देता हूँ। अपना ख्याल रखा करें, चलता हूँ मैं। वो दरवाजे में ही खड़े खड़े कह रहा था। अरे ऐसे कैसे? पुलाव बनाया है बच्चियों ने, तुम्हारे और अंश बेटा के लिए निकाल रखा है, अंदर आओ लेकर जाओ। भाई, बड़ा जायका है मेरी साइका के हाथों में। दादू दुपट्टा दुरुस्त करती उसे अंदर आने को रास्ता देने लगी। आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं दादू, वो खफीफ सा कह रहा था। नीलम ने कड़ाके की आवाज़ पर खिड़की से झांका था। दादू को दरवाजे में खड़े किसी से बात करते देखकर वो उछल उछल कर मुकाबिल को देखने का जतन कर रही थी। जब वो अंदर चला आया, ओह, ब्लैक बियर्ड तशरीफ लाए हैं। खुद कलामी के अंदाज में कहते उसे सफ़ेद शर्ट पर जीन्स की जैकेट पहने और स्लीव्स रोल किए दादू से बात करते टाइगर को देखा। भला की कशिश थी उस बंदे में, और जब बोलता तो बस हिलते होंठ ही नजर आते, समात तो गोया पैरी हो जाती थी। ये नीलम की साथी राय थी। बबल चबाते उसका गुब्बारा फुलाते हुए उसे ही देख रही थी। उसे नजरों की तपिश महसूस करके शायद ऊपर ये जानिब देखा था जहाँ वो खुली सुल्फे लिए च्युइंगम के गुब्बारे फोड़ते उसे ही हल्के सब्ज कांच में समोई खड़ी थी। टाइगर के घूरने पर डिठाई से हाथ हिलाते हेलो का इशारा दिया। इतनी गर्मजोशी थी उसके अंदाज में जैसे वो उसके मामे कबूतर हो। टाइगर ने कुलस कर सर झटका और फिर दादू को देखा जो एक सफ़ेद रंग का डब्बा उससे पकड़ाकर मुस्कुराते हुए कुछ कहती उसके सर पर ऊंचे होकर प्यार देने लगी। फिर जाली के दरवाजे से अंदर चली गई। नीलम ने खिड़की में पड़ा छोटा सा गमला उठाकर कानी आंख से टाइगर के सर का निशाना लिया। ओह सॉरी ब्लैक बेयर। चुंगम का गुब्बारा फोड़ते उससे गमला छोड़ दिया जिससे कमाल महारत से बगैर ऊपर देखी वो कैच कर चुका था। नीलम ने दोनों हाथ मुंह पर रख के हैरत से उसे देखा था। टाइगर के माथे पर अनगिनत सिलवटें उभरी थीं। गमले को पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा इतनी शदीद आवाज से कि दूसरी मंजिल पर मौजूद खिड़की में खड़ी नीलम ने बेख्तियार कानों पर हाथ रखे आंखें मीच लीं। और जब उन घनेरी पलकों का आंचल उठा तो सामने सर तासवार लिए खड़े टाइगर ने
जाने आंखों ही आंखों में उससे क्या बावर करवाया था कि पल भर पहले की शो ही अब बिल्कुल मकफूद होकर रह गई थी। फिर वो रुका नहीं, टांग से दरवाज़ा खोलते वो आंधी तूफान की तरह बाहर निकला था और दरवाज़ा उससे भी जोरदार आवाज़ से बंद किया था। हाय, ये आवाज़ कैसी थी? जितने में दादू मुंह पर हाथ रखे हामते हुए गैराज में आई वो जा चुका था। ऊपर खिड़की के पर्दे भी बराबर हो चुके थे। क्या हुआ है आहिल को? खाने पर क्यों नहीं आ रहा? इसाज साहब ने बेगम से पूछा। तमाम अफराद नीचे चटाई बिछाए रात के खाने के लिए बैठे थे, मगर आहिल न दोपहर में आया था ना ही अब रात को खाना खाने आया था। पता नहीं क्या हो गया है मेरे बच्चे को। एक तो नौकरी ऐसी है, कल रात पूरी लगा कर आया है, उन मनूसों के जलसे ही खत्म नहीं होते। इतना कहा था मैंने कि मत भर्ती करवाएं पुलिस में, हम गरीब ही अच्छे हैं। अफसर बनाने का इरादा था, भुगते हैं अब। रोज कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। मुझे लगता है टेंशन बहुत लेने लगा है मेरा बच्चा। वो उनकी प्लेट में दाल निकालते कह रही थी। अच्छा फैसला है उसका, बाप का ख्याल किया। खेलने कूदने के दिनों में दिन रात पढ़ाई की, अपनी तालीम मुकम्मल की। अब तो सही वक्त आया है फल हासिल करने का। कब तक ही 3 कमरे के किराए के मकान में जिंदगी गुजारेंगे? वो अफसरदगी से कहे गए। अल्लाह का शुक्र करें, कम खाएं हलाल खाएं। बेगम को उनका गुर्बत का रोना बुरा लगा था। हाँ, तो वो कौन सा हराम कमा रहा है? इसरार साहब की बात सुहान तक आते अहल के कानों में भी पड़ चुकी थी। उससे कुछ देर पहले एमन और इशा जबरदस्ती उठाकर लाई थी। आओ बेटा खाना खाओ, चलो बड़े भाई के साथ बैठ जाओ, शाबाश। अम्मा ने प्यार से कहा तो फीका सा मुस्कुरा था। रयान के साथ आ बैठा, वरना हलाल लफ्ज अब तक उसके कानों में गूंज रहा था। क्या हुआ? कोई परेशानी है आहिल? उन्होंने 2-3 मिनट तक भी उसे प्लेट में कुछ न निकालते देखकर पूछा। नहीं बाबा। वो प्लेट थामे सालन निकालने लगा। फिर आज अपने चाचू की तरफ क्यों नहीं गए? छोटी बहनों को भी ले जाते, आज तो ऑफ था ना तुम्हारा। बस थका हुआ था बाबा, फिर किसी दिन ले जाऊंगा। वो टाल गया। आलिया, आहिल की माँ, ने चचा के जिक्र पर कड़वा बादाम निकला था। वो हमेशा से ही आहिल और अपनी बेटियों का इब्रार साहब के घर जाना पसंद नहीं करती थी। बेटी के रंग ढंग से तो तकरीबन दोनों खानदान ही आगाह थे, मगर बहरहाल खुले अल्फाज में अभी तक ये मामला सामने नहीं लाया गया था। आलिया बेगम को नीलम के गैर मामूली हुस्न से एक अजीब सी वहशत होती थी। उन्हें वो लड़की ना जाने क्यों तबाहियों का, बर्बादियों का सामान नजर आती थी। कमरे में एक बल्ब था, वो भी नीली रोशनी बिखेरता आंखों को नाकावार गुजर रहा था, मगर वो दोनों डब्बों से भरे उस कमरे में मुतमईन अंदाज में अपने अपने काम में मसरूफ थे। अंस ऊपर वाले डब्बों में नहीं है यार, इनको एक तरफ कर दो। उसके कहने पर अनस से तेजी से चंद डब्बे उठाकर एक तरफ रखे, फिर कितार दर कितार मीनार की तरह खड़े डब्बों में से एक खोल कर देखा और फिर नीचे जमीन पर रख दिया। ये तो बहुत भरा हुआ है, बकिया सब में भी हिरवन है क्या? अनस घुटने के बल बैठकर पाउडर की थैलियां निकालते उन्हें चेक करते कह रहा था। टाइगर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मीनार की तरह खड़े डब्बों पर चस्पा नंबर्स चेक करने में मसरूफ था। फिर 3-4 कार्टन उठाकर कमरे के वस्त में रखे और 5वें कार्टन को खोला, जिसमें प्लास्टिक शीट के अंदर पत्थर की सूरत कोकेन पड़ी थी। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी तारी थी। नहीं, सारी हिरवन नहीं है, कोकेन भी है, महंगा तरीन नशा। इसकी स्मगलिंग से तो दिन दुगनी रात चुगनी कमाई हो। टाइगर की बात पर हेरोइन को सूंघता अनस उसके पास आकर खड़ा हो। और ये सरफ के नीले पैकेट्स वाले डब्बों में क्या है? अनस से पूछा। उसमें नशावर गोलियां हैं, जो ज्यादातर कैफेटेरिया में चाय और कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर स्टूडेंट्स को पेश की जाती हैं, ताकि उनको नशे का आदी बनाया जा सके। वाह, इस काम में तो कमाई ही कमाई है। अनस ने तबसरा करते एक नीला पैकेट खोल लिया। अनस, इन कामों का वक्त नहीं है अभी, तुम अपने ये तजुर्बे बाद में कर लेना। पहले सारे कार्टन बांधो और उन्हें पहुंचाने का काम मुकम्मल करो। मुझे भी आधे घंटे के अंदर अंदर निकलना है। टाइगर उठते हुए बोला। और हाँ, कोई गलती ना हो, शक न गुजरे किसी को कि इन डब्बों में क्या है और हम यहाँ किस मकसद से रह रहे हैं। वो तनबीह करने वाले अंदाज से उंगली उठाकर बोला। रिलैक्स सर, काम हो जाएगा। अनस मुतमईन था। आर यू श्योर? जी, 100%। गुड। टाइगर उस कमरे से निकलकर अब दूसरे में आ चुका था, जहाँ छोटी सी लकड़ी की अलमारी और एक मैट्रेस, 2 कुर्सियाँ, एक बड़ी मेज जिसके ऊपर छोटा सा लैंप पड़ा था और एक बास्केट में काफ़ी सारे चार्ट्स और मार्कर्स थे। चलो भाई, इसको फिर दौरा पड़ गया, पिछले 5 साल से एक ही जुमला। भाई अगर इतना दम है तो आए पकड़े मेरा गिरबान, गीदड़ की औलाद। आज से सफ़ेद A4 साइज का पेपर मरोड़कर सामने पड़ी छोटी सी खाली रूम बास्केट में फेंक दिया।
उस कागज पर लाल मोटे मार्कर से वही तहरीर थी जो पिछले 5 सालों से पढ़ता आया था। अब तो उसे ये जुमले भी हिफ्स हो चुके थे। मैं आ रहा हूं मेहनाज, अपने माँ बाप के खून का एक एक कतरा तुम्हारे जिस्म से वसूल करने। तुम्हारी मौत। वो अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा टाई की नोट लगा रहा था जब टेक ये खत लेकर पहुंचा। सर, ये खत कौन पहुंचा रहा है? इसका पता कैसे लगाया जा सकेगा? बहुत ही तेज इंसान है, जो कोई भी है ना ही इस पर स्टैंप लगा है, ना ही डाकिया कुछ बोलता है। गूंगा डाकिया है। 2-3 बार उसे धमका चुका हूं, लेकिन कुछ मालूम नहीं हो सका। डेक को तजस्सुस से घेर रखा था, अलबत्ता एमाज उस बला से महफूज था। मुझे इस पजल को सुलझाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीनाज ने कफलिंग्स लगाते जवाब दिया। सर, मैं सोच रहा था। तुम सोचना बाद में, पहले मुझे रिपोर्ट दो आज की। वही बताने आया था सर। ईगल ने मंशियात डिलीवर कर दी है और पैसा सारा छोटे साहब के हवाले कर। फुटेज दिखाओ। एमाज से बात काटते कहा। ये देखें। डेक ने हाथ में पकड़ा टैब एमाज की जाने मोड़ा, जिसकी स्क्रीन पर ईगल और छोटे साहब कैफेटेरिया के पिछले कमरे में बैठे थे। छोटे साहब एक कथई रंग की थैली खोले देख रहा था जिससे पाकिस्तानी करेंसी भरी पड़ी थी। सुनहरी नीले नोटों की कटियां थी और ईगल उसके सामने सिगरेट सुलगाए बैठा था। और ये छोटे साहब कब आएगा पेमेंट लेकर? जब पैसा सुबह ही इसके पास पहुंच चुका था तो अभी रात तक उसे लेकर आ जाना चाहिए था। एमाज की तेवरी चढ़ गई। सर, मैंने पहले ही कहा था कि ईगल को ही सारा काम सौंप दें। छोटे साहब बहुत ढीला बंदा है। डेक ने नाकावारी से कहा। मुझे ईगल पर अभी तक भरोसा नहीं हुआ। कुछ तो मशकूक है उसमें। बंदा इतना भी ट्रेंड कैसे हो सकता है? रातों रात माल डिलीवर कर देता है, छतें फलांगता फिरता है। खैर, इसका भी मैं जल्दी पत्ता साफ करता हूं। उससे परफ्यूम स्प्रे करते तफसीलन ईगल पर तबसरा किया। सर, मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों इतना माल डिलीवर करता और पैसे भी सही सलामत छोटे साहब के हवाले कर देता। सर, छोटे साहब आ गया है। इससे पहले कि एमाज कुछ कहता, टेक अपना सेल चेक करते बोला था। चलो। एमाज से जूते पहने और बेड से खड़ा हो गया। उस आलीशान कमरे में हर चीज आला थी, कीमती और नायाब स्टाइलिश फर्नीचर, शीशे की स्लाइड्स लगी, वार्डरोब, हार्डवुड के फर्श पर चापा पड़े रुई जैसे मेट। हर चीज चमकती धमकती और सबसे तवज्जो तल छत की सजावट थी। मैं आ रहा था पैसा लेकर, मगर रास्ते में डाकू वो सारा पैसा। बड़े से लॉन्च में मौजूद कीमती सोफे पर पड़े कुर्ते में बेशुमार चोटों से सूजा मूलिए। छोटे साहब अटकते हुए खौफसदा लहजे में बेरक बोल रहा था। घबराहट और कपकपाहट उसके हर अजू से झलक रही थी। डेक ने एमाज की जानिब देखा, जिसका चेहरा हर जज्बात से आरी था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस और बेहद वजीह दिख रहा था। ईगल कहाँ है? 3-4 मिनट बाद वो यही बोल सका था। सर, हम यहाँ हैं। हमको पता था आपका शक सीधा हमारे ऊपर ही जाएगा। क्या है ना, हमें जंदे का पुराना बंदा है और समझता है कि भरोसा करना आसान काम नहीं। तभी छोटे साहब के साथ ही आ गया। ईगल दाखिली दरवाजे से होले होले अंदर आता कह रहा था। पैसा किसके पास है ईगल? एमाज के तासुआत में अब भी रत्ती बराबर फर्क न आया था। छोटे साहब के पास। वो भी इत्मीनान से बोला। पैसा तुम्हारे पास है। मीनाज ने ढारते हुए उसे गर्दन से दबोचकर सोफे की पुष्प गिरा दिया। वो उसकी गर्दन दबोचे वैशी हो रहा था। ईगल की आंखें बाहर उबलने को थीं, मगर वो कोई मुसम्मत नहीं कर रहा था। एमाज से उसको मुसम्मत न करते देख झटके से छोड़ दिया। ईगल खांसने लगा। टेक ने पानी का गिलास उसके जाने बढ़ा दिया, जिससे वो एक ही सांस में चढ़ा चुका था। जान ले ले हमारा, तभी उस्ताद आपको यकीन आएगा कि हम अपने धंधे और आपसे मुखलिस है। ईगल ने हाथ की पुश से गीले ऊँट साफ किए। एमाज से एक तेज नजर उस पर डाली और दूसरे छोटे साहब पर जो अब तक कांप रहा था। फिर रास्ते में पड़ी शीशे की मेज को लात रसीद करता निकल गया। इस गुस्से में भी दर्जन कार्स उसके पीछे गाड़ियां लेकर निकल चुके थे। गाड़ियों के निकलने की आवाज़ सुनकर टेक्स साइड थामे सोफे पर ही बैठ गया, जबकि ईगल और छोटे साहब परेशान खड़े थे। रात है, बरसात है और तेरा साथ है। ये ख्वाब है, ख्याल है, मगर कमाल है। रात मीना बरसा और क्या खूब बरसा। शहरी कायद को चल थल कर गया, पत्ता पत्ता निकल गया था। नीलम और साइका दोनों ने दादों के साथ फजर अदा की और अब चाय की चुस्कियां ले रही थीं, जब तेज हवा के झोंके खिड़कियों से टकराते अजीबो गरीब आवाज से पैदा कर रहे थे। नीलम उन आवाज़ों पर कपकपाते हुए कानों पर हाथ रख लेती। चिड़िया सा दिल है तुम्हारा तो। साइका ऐसे मौसम में कई बार ये बात उससे कह देती थी। लाल बेग, बारिश की कीड़े, चुपकली, हर चीज से डर जाती थी वो।
यहाँ तक कि तेज़ कड़ाके की आवाज़ से भी। सुबह 6:30 बजे के वक्त साइका का फ़ोन बजा तो वो दांतों से नज़र बचाती चाय का मग उठाए छत पर आ गई, जहाँ फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी। मार्च के आखिरी दिनों में बारिश का होना कुछ अजीब ना था। कराची के मौसम का एक अनोखा ही शेड्यूल है। अल्लाह ताला कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है तुम लोगों पर, वरना इस्लामाबाद में तो एक बूंद नहीं बरसी। हारिस की आवाज़ स्पीकर से आती साइका के कानों में रस घोल रही थी। एक सुहाना मौसम, सुबह का मंजर और महबूब शख्स की धीमी आवाज़। क्या वो लुत्फ़ था उस लम्हे में? उसका दिल फना होने को चाहा था। तुम आओगी तो इस्लामाबाद का भी मौसम बदल जाएगा। कुछ बारिश के कतरे इधर भी पड़ने लगेंगे। बहुत पसंद है ना तुम्हें बारिश? उसके कुछ ना बोलने पर उसे सवालिया अंदाज में कहते उससे बात करने को उकसाया। जी। वो सर झुकाते मीठी सी मुस्कुराहट से ऐसे कह रही थी जैसे वो तैयार है, पैर में नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद है। बहुत हो गई फ़ोन पर बातें। अब जल्दी आए हारिस भाई, ताकि मैं आप लोगों की शादी पर भंगड़ा डाल सकूं। नीलम ना जाने कब आई थी। अब फ़ोन उससे झपट कर शुरू हो चुकी थी। साइका उससे सेल छीनने की कोशिश कर रही थी और वो उसके हाथ झटकती अपनी ही हाँके जा रही थी। किस जालिम का दिल करता है आपको इंतज़ार करवाने का? बस यहाँ के बिखेड़े खत्म हो तो आपके जीजा जी फौरन हाजिर होंगे सेरा बंधवाने को। वो शोहीद से बोला। अच्छा जनाब, और मैं पहले ही। साइका ने फ़ोन झपट कर काट दिया। क्या बदतमीजी है आप ही। नीलम चिल्लाई। साइका सुनी अनसुनी करती आखिरी सीढ़ी भी पार करती छत पर पहुंच चुकी थी। पानी की बूंदें उससे भिगोने लगी। नीलम ने भी उसकी तकलीद की। आप ही, हारिस भाई कब आएंगे? आप बहुत मिस करती है ना हारिस भाई को? नीलम ने पूछा। हाँ। साइका ने दोनों हाथों से माथे पर चिपके बाल हटाए। हारिस भाई कितने अच्छे हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। नीलम ने शोखी से उससे चुटकी काटी। मैं भी तो करती हूँ उनसे मोहब्बत। साइका ने मुस्कुराते हुए कहा। उफ, ये मोहब्बत हमारे गले कब पड़ेगी। शायद आप थे वो छत की वजह से गोल घूम गई। सफ़ेद रंग की फ्रॉक और सफ़ेदी दुपट्टे पैजामे में वो कोई परियों के देश की भटकी हुई परी लग रही थी। पानी के कतरे उसकी सुनहरी धमकती रंगत को निखार बख्श रहे थे। होंठों का रंग सुर्खी माइल हो चुका था। पागल, साइका बड़बड़ाई। बाबा उठने वाले होंगे, मैंने नाश्ता नहीं बनाया। नीलम चलो नीचे। साइका जल्दी से सीढ़ियों के पास आकर चौथी पाँव में उड़स से बोली। हम अभी नहीं आ रहे। दूसरी जानी वो बारिश में कतरा कतरा पिघलती बंद आंखें आसमान की तरफ उठाए किसी और ही देश से पहुंच चुकी थी। टक टक की आवाज़ पर उससे चौंक कर आंखें खोल दी। दीवार के पार झांका तो दिल जो ग्लेशियर्स की दीवार की तरह खड़ा था, आज कतरा कतरा पिघलता पानी बनकर दरियाए कन्हार में जा गिरा। टाइगर, वाइट बनियान और ब्लैक ट्राउज़र जिसकी साइड पर लंबी लंबी सफ़ेद पट्टियाँ लगी थीं, पहने बारिश में मुकम्मल भीग चुका था। सीमेंट की छत पर नंगे पैर, हाथों में लाल पक्की ईंटें उठाता वो एक कोने में जमा कर रहा था। छत पर पड़ी लकड़ियों को अपने मजबूत शानों पर डालते बरामदे में रखने लगा। वो बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। बाल भीग कर मुकम्मल माथे पर चिपके पड़े थे। कसरती बदन सफ़ेद बनियान से साफ झांक रहा था। अब भी चंद बची ईंटें उठाते यकलख्त उससे ऊपर की जानिब देखा था, जहाँ वो अप्सरा खड़ी थी। उसकी नज़रें इतने फासले पर भी मुकाबले से टकरा गई थीं। तेज हवाएं चलती जैसे उनके गीत हसार कायम करने लगी। उसका सफ़ेद आंचल उड़ता हुआ छत की दीवार से झांकने लगा था। वो सांस रोके उससे देख रही थी। पूरी कायनात जैसे कहीं पस मंजर में जा चुकी थी। हल्के सब्ज कांच में उसका अक्स साफ था, मगर वो तो उससे ना जाने नसों ही नसों में क्या समझाना चाह रहा था। चुपती हुई खबरदार करती हुई नजर थी उसकी, मगर वो सब्ज कांच तो गोया उसकी हर तनबीह से सरफे नजर करने को तैयार थे। आरज़ू कहाँ पूरी होती हैं दिल की सभी ख्वाहिशें, कि बारिश भी हो, यार भी हो और बास भी हो। वो सर झटक चुका था, शायद थक गया था उन नज़रों से। तिलिस्म टूट गया। वो शहर से आज़ाद हो चुकी थी। साहिर जाने को मुड़ रहा था। हुस्न की देवी उसके रुक जाने की तमन्ना ही खड़ी थी। बारिश उनके तमाशे पर और ज़ोरों शोर से बरस रही थी। अजीब समा था। क्या चलन थी उन सब आँखों में उसे मुड़ता देख। ऐसे लग रहा था कि बारिश के कतरे आग के गोले बन गए हों। कायनात हिल गई थी। सब पलट गया। वो चला गया। ऐसे ही दोनों हाथों में एक एक ईंट उठाए जीना नीचे उतरने लगा। वो देख रही थी यहाँ तक कि उसकी परछाई तक कहीं गुम हो गई। मोहब्बत दे वखरे रोग ने, कदी दूर ते कदी कोल ने, असा लाई प्रीत ओदे नाल, जेड़ा मन पत्थर ते तन शीशा है। असुद
नीलम, आ जाओ नाश्ता कर लो। गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। साइका शायद नीचे सीढ़ियों पर खड़ी चिल्लाते हुए कह रही थी। क्या हो गया है हमें? क्यों इतना सोच रहे हैं उस ब्लैक बियर को? उदास क्यों हो रहे हैं हम? वो खुद से उलझती अपनी कैफियत पर सख्त झुंझलाई और बेजार से नीचे जाने लगी। बारिश की बूंदें मोहब्बत की एक नई दास्तान रकम करने में शायद कामयाब ठहरी थीं। एक नई दास्तान, एक नई कहानी, एक और मोहब्बत, एक मुनफरिद जज्बा, वक्त की तहों में लिपटी दास्तानों के अंजाम से निडर, हर खौफ दहशत से आज़ाद, बस इब्तिदा के मुंतज़िर, अंजाम से बेखबर, पहचान से अनजान, आशनाई की तमन्नाई, मोहब्बत या जुदाई।